मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिसके पास खंड नहीं है, आवासीय खंड नहीं है, वो भी जानकारी सदन को दी जा सकती है। और प्रधानमंत्री आवास के अंदर जितने पात्र हैं, अपात्र हैं, वो भी जानकारी दी जा सकती है। इन दोनों से ही तालमेल रखता है इनका प्रश्न। तो ये गुगली नहीं है कि मैंने प्रश्न ये पूछा है लेकिन जवाब कुछ और हो रहा है। हम दोनों उत्तरों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आज जो एक अरे सुनिए, अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं। खड़ा होना। अरे आप अध्यक्ष जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैंने अनुमति दी है, यहाँ दूंगा मैं। जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर की तैयारी करके मंत्री आए। ये मेरा काम है, दिलाऊंगा। अरे आप तो बिराजो। अरे आप क्यों बोल रहे हो? आप बिराजो। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देने को तैयार है। आपके मंत्री खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक को भी ये बताना चाहूंगा और पूरे सदन को भी ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू हुई थी। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों की सर्वे करके गणना करवाई गई थी। बीपीएल सर्वे के बाद 2012 में पंचायतवार उस पंचायत में जितने आवासहीन परिवार थे, सर्वे के बाद उनकी सूची बनी थी और सूची बनने के बाद जितने लक्ष्य आवंटित होते थे, प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति जारी की जाती थी। उसके बाद आप नहीं नो उत्तर सुनना पड़ेगा। नो क्या क्या चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते क्या हो आप लोग? उत्तर सुनना पड़ेगा आपको। नहीं उछल क्यों रहो? क्या चाहते हो? नहीं चाहते क्या हो? नियमों में आके बात करो। माननीय सदस्य, बात करनी है तो नियमों में आके बात करो। माननीय सदस्य, बिना नियम बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। जानकारी सुननी पड़ेगी, फिर आपको मौका दूंगा। उनका मंत्री जी को बोलने का अधिकार है। मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, आप तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। बोलिए। जब अगर आपको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उसके क्रियान्वयन की जानकारी नहीं है, ये आपका काम है, ये मेरा काम है। हाँ तो मैंने कर दिया, मैंने अनुमति दी है। आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों का जवाब 2.0 उसके जो दिशा निर्देश आए हैं, उस दिशा निर्देश में भारत सरकार ने एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है और शहर में जो आवासहीन व्यक्ति है वो अपनी पात्रता से संबंधित कागजात के साथ उसमें आवेदन करेगा। शहरी निकाय उसकी पात्रता की जांच करेगा और जांच करने के बाद जो पात्र व्यक्ति पाए जाएंगे उनकी सूची भारत सरकार को प्रेषित करेंगे और भारत सरकार स्वीकृति जारी करने के बाद हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ प्रदान करेंगे। बहुत सही है। आपके दो हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को ऐसा लग रहा है सरकार कंफ्यूज हो गई। अनुमति दी है इनको, आपके दो हो गए, सरकार को अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राजो, ये तो बिल्कुल ही गलत है सर। 2 क्वेश्चन पूछने का तो अधिकार है ना मेरा। तो पहले का क्लियरिफिकेशन था, उसमें मैं बोला था। चलो पूछो। दूसरा ये माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछिए। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि 2010-12 में सर्वे करवाया गया था। आपके सामने दिया, सदन में दिया। सुनिए, अरे विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होता है। मैं तो केवल पूछ रहा हूं,
एक तो उसका भी संख्या का विवरण दे सकते थे। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं 2022 में राजस्थान सरकार पॉलिसी लाई या नहीं लाई, मैंने ये पूछा था सर, और कुछ मैं पूछा ही नहीं। उस पॉलिसी में प्रावधान है या नहीं सर्वे करवाने का, ये मैंने पूछा है 2022 की में, बस। और मेरा कोई इसके अगला कोई मकसद नहीं, वो पूछा था मैंने, उसका जवाब ही नहीं है सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नो गोपाल जी, नो। आपके भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1417 निर्माणाधीन आवासों की संख्या है। उनमें से 1144 पूर्ण हो गए, यानी 80.73% पूर्णता हो चुकी है। अब अगर आप को भूमिहीन परिवारों की संख्या चाहिए तो मैं जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर पसंद का भाग नहीं था, भाग नहीं होते हुए भी आपको प्रेषित कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है जैसे, वैसे यहाँ एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, आप जबरदस्ती एडवोकेसी कर रहे हैं। बोल रहा माननीय प्रश्न पूछने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार नहीं है। आप प्रश्न पूछिए, और प्रश्न पूछेंगे तो हम ऐतराज करेंगे। मैंने सच्चाई कह दी तो बताओ, कह रहे हैं कि भाषण दे रहा हूं। ये माननीय सभा में अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय थोड़ी जल्दबाजी कर गए। वो आप तो प्रश्न पूछो। वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने पूछा था आवास विहीन का प्रश्न पूछ रहा हूं, आवास विहीन का प्रश्न पूछा था, और उन्होंने गलती ये कर दी माननीय सदस्य ने कि जो पॉलिसी पूछ ली वो होमलेस की पूछ ली। तो आप होमलेस अलग समझ गए, आवास विहीन अलग समझ गए, इसलिए आप बीच में बोल रहे थे। चलिए हो गया। बात एक ही है, आप प्रश्न पूछो ना, जो क्वेश्चन है मंत्री से प्रश्न पूछो। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना, प्रश्न ये है कि जिनके पास मकान नहीं, आप मकान कब तक दोगे? मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, यही तो पूछा है उन्होंने, और जो जवाब आया वो गलत आया। इसलिए उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई और उस पॉलिसी का मापदंड पूछा है, उस पॉलिसी की प्रक्रिया पूछी है, आपको पॉलिसी बतानी चाहिए, ना कि मंत्री जी को गुमराह करना चाहिए। आप खुद ज्यादा काबिल होने के चक्कर में मंत्री जी को मरवाने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भरतपुर से आने वाले विधायक महोदय के प्रश्न में जो सूचनाएं मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है। चलिए, अब उन्होंने प्रश्न से इतर भूमिहीन परिवारों की संख्या के बारे में प्रश्न किया है। चलिए, जिसके पास भूमि ही नहीं है तो आवासहीन कहां से होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन उसके पास भूमि होगी, वो तो बेघर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वो बेघर कहलाएगा, आवासहीन नहीं कहलाएगा। जिसके पास रहने की ठोर नहीं है वो बेघर कहलाता है, और जिसके पास रहने की ठोर है और पक्का मकान नहीं है वो पक्का आवासहीन कहलाएगा। अगला माननीय कैलाश वर्मा, माननीय कैलाश वर्मा। प्रश्न संख्या 100। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बगरू में अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता स्तर के स्थित ऊर्जा विभाग में संचालित कार्यालयों का विवरण पृष्ठ अ पर उपलब्ध है। खंड 2 नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के सृजन किए जाने हेतु राज्य सरकार से ऊर्जा विभाग के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त की जाती है।
राजस्थान सरकार ने अनुमति पत्र क्रमांक F 29 ऊर्जा 2017 दिनांक 13/3/18 परिशिष्ट ब के द्वारा नवीन उपखंड कार्यालय सहायक अभियंता कार्यालय के सृजन किए जाने हेतु मापदंडों का निर्धारण किया गया है, जो निम्नानुसार है। नवीन कार्यालय के लिए सहायक अभियंता के लिए 22,000 उपभोक्ता की एक मापदंड है और शहरी के लिए 28, ग्रामीण के लिए 22,000 और शहरी के लिए 28,000 उपभोक्ताओं का मापदंड है। और औद्योगिक है तो वहाँ 50 MVA से लेकर के 250 MVA तक का मापदंड है लोड का। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में ऐसे कौन से JN कार्यालय है जो IN स्तर के ऊपर क्रमोन्नत होने के मापदंड पूरा करते हैं। मेरा पहला पूरा क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बगरू से आने वाले सदस्य ने पूछा है कि उनके क्षेत्र में जो ऐसे कार्यालय हैं, सहायक अभियंता कार्यालय, उपखंड कार्यालय, जो मापदंड पूरा करते हैं सहायक अभियंता के लिए, तो उनमें बड़के बालाजी व गोनेर में वहाँ उपभोक्ताओं की संख्या मापदंड के अनुसार ज़्यादा है और उन दोनों सहायक अभियंता कार्यालयों को अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिए वो मापदंड पूरा करते हैं। और इसके ये दोनों ही कार्यालय सहायक अभियंता जहाँ अतिरिक्त अधिकतम संख्या है, और उसके बारे में जो आपने पूछा है वो दोनों को अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिए ये प्रक्रियाधीन भी है और इसका प्रस्ताव बनाकर हम वित्त विभाग को भेज करके और प्रयास करेंगे कि वित्तीय उपलब्धता अनुसार इन दोनों सहायक अभियंता कार्यालय में एक कार्यालय और नया खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय के जवाब के बाद में, जैसे पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बगरू विधानसभा क्षेत्र बहुत व्यापक क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और पूरे जयपुर के रिंग रोड की जैसे पुराना घाट से लेके और मेन बगरू तक पूरे हाईवे से कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और लगभग 220 kV के GSS सीतापुरा, इंदिरा गांधी नगर, गोनेर, बगरू, वाटिका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के अंदर, सीतापुरा, पुराना घाट, बगरू, बालावाला के अंदर स्थित है। मगर अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने ये जवाब भी दिया और ये जवाब इनका सार्थक भी है, सरकार के पास में वित्तीय अनुबंध भी होता है, वित्तीय प्रबंधन भी होता है, उसी के माध्यम से GSS कार्यालय या बिजली की योजनाएं आती है, वो बात बिल्कुल सही है। मगर जो स्थान माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गोनेर जगदीश महाराज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है और बड़के वाला जी भी अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थान है। अरे मैंने 20 साल से देख रहा हूँ सब जगह। मेरा एक बार क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो। आपकी समस्या क्या है? कोई भी बोलता है हर चीज में प्रश्न पूछो। बीमारी है क्या कोई? अरे प्रश्न पूछो। नहीं अध्यक्ष जी, मैं ये बता रहा हूँ, मंत्री जी जवाब देंगे, मैं अगला प्रश्न करेंगे। ये क्या माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पूछो। मुझे अगला होने दो इसको। आप प्रश्न पूछो। IN कार्यालय बड़के बालाजी और गोनेर जो IN स्तर के ऊपर क्रमोन्नत हो सकते हैं, मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। मगर ये दोनों जगह ऐसी है जहां पे पात्रता रखते हैं, इनको हम कब तक क्रमोन्नत कर देंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। देखिए, जो बगरू में हमने माननीय अध्यक्ष जी पूर्व में भी 2 सहायक अभियंता कार्यालय को क्रमोन्नत किया है, NRI और सीतापुरा। अब इनका जो ये दोनों क्षेत्र है, यहाँ भी अधिकतम उपभोक्ता हैं और मापदंड पूरा करते हैं। हम इस विधानसभा में ऑलरेडी पूर्व में 2 कार्यालय खोल चुके हैं सहायक अभियंता के, और जो अधिकतम उपभोक्ता है उसके लिए हम वित्तीय प्रबंधन के अनुसार हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे, प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को जाएगा। जैसे हमें स्वीकृति मिलेगी निश्चित रूप से उस पर खोलने का प्रयास हम करेंगे। अगला प्रश्न श्री राजेंद्र। प्रश्न संख्या 101
माननीय मंत्री मेरे जी। को उत्तर आ गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र महुआ में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थी एवं वृद्धजन ऐसे हैं जिनके पास परिवहन के साधन नहीं है। क्या सरकार जनभावनाओं को देखते हुए वंचित ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को मुख्यालय महुआ से बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसमें मैं इनकी विधानसभा में महुआ से 172 बसें इनके महुआ से चलती है, संचालन होती है। और हमने इन्होंने ये भी पूछा था कि 2022 से अब तक कितने गांव जोड़े गए। हमने केवल और केवल माननीय भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में इनके 12 बसें इस विधानसभा में चलाई है। और मैं बताऊं आपको, दौसा से बयाना, पीपलखेड़ा, बालाहेड़ी मोड़, महुआ 2 बसें यहाँ चल रही है। आपके दौसा, जयपुर, बयाना, पीपलखेड़ा, बालाहेड़ी मोड़, महुआ 1 बस चल रही है। दौसा, टोडा भीम, जगतपुरा यहाँ पर 1 बस चल रही है। गाजीपुरा मोड़, पावटा, दौसा, मंडावर, खाटू श्याम जी, नांगल और रशीदपुरा, जटवाड़ा, महुआ, समलेटी, मौजपुर और बालाहेड़ी मोड़, पीपलखेड़ा यहाँ पे 1 चल रही है। दौसा, मंडरायलवाड़ी, पीपलखेड़ा, बालाहेड़ा मोड़, महुआ, काजीपुरा मोड़, मनोहरपुर यहाँ पे इनके 1 बस चल रही है। और फिर महुआ में दिल्ली के लिए 1 बस चल रही है। धौलपुर, जयपुर के 1 बस चल रही है आपके वहीं से। और धौलपुर, जयपुर, महुआ के लिए 1, धौलपुर, जयपुर के लिए 1 और 12 भरतपुर, महुआ के लिए 2 बसें चल रही है। ये तो हमने 2 साल में इनके 12 बसें चलाई है और इसमें तकरीबन हमने इतने गांव जोड़े। बाकी इनके जो हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे निविदा निकाल रखी है इन्होंने ग्रामीण बस सेवा के लिए, उसमें आपके करीब 32 ग्राम पंचायतें हमने जोड़ रखी है। और इसके अलावा आपकी 21 ग्राम पंचायतें और बच रही है जिसमें हमने ग्रामीण शेयरिंग मॉडल में और आपकी निविदा अगर आप बता देंगे और भी आपके गांव जोड़ेंगे तो हम निविदा निकाल के आपके बसों का संचालन करवाएंगे। हो गया? दूसरा एक और है भाई साहब मेरा। पूछो। बालाहेड़ी जो नेशनल हाईवे है 21, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है और करीब 20-25 गाँव का जुड़ाव इस मार्ग से रहता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर करीब जयपुर, भरतपुर, आगरा तक लंबी दूरी की बसें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन बसों का ठहराव नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि आप बालाहेड़ी बस स्टैंड पर बसों का ठहराव करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरा वहाँ सर्वे करा के अगर वहाँ लोड फैक्टर इतना आ रहा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें। अगला प्रश्न है डॉक्टर जसवंत सिंह। प्रश्न संख्या 102 और मेरा जवाब आ गया है। पूरे पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड में जिला खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के उपरांत राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कितना बजट तो आवंटित किया गया है और कितने पद उसके अंदर सृजित किए गए हैं, कितने पदों पर नियुक्ति हुई है तथा अब तक जिले में खेल कूद प्रतियोगिता प्रशिक्षण कार्यालय से कितने खेल कूद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा क्या क्या कार्य आयोजित हुए हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि बहरोड कोटपुतली जिले के अंदर सबसे पहले तो बहरोड के अंदर ही वर्तमान में महात्मा गांधी स्कूल बहरोड के अंदर खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। उसके साथ साथ कोटपुतली के LBS कॉलेज के अंदर 4 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार के माध्यम से एक इंडोर हॉल बना हुआ है जिसमें कुश्ती और बैडमिंटन अभी संचालित हो रहे हैं। 3 कोचेज कुश्ती के लगे हुए हैं, 1 एथलेटिक का लगा हुआ है। LBS कॉलेज के अंदर ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल और एथलेटिक ट्रैक वहाँ पे बना हुआ है। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र से करीब 20 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं। वो सारे कुश्ती के अंदर हैं। जसवीर यादव, धर्मवीर, सतपाल, पूजा, ऐसे अनेक खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं। माननीय सदस्य, हो गया?
अगला प्रश्न नवगठित अरे साहब मुझे पूछो ना, मैं ये तो कह रहा हूँ, अगला जिला प्रश्न हो तो पूछो कोटपुतली भाई। बहरोड में पूछो। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि आवंटन पर क्या विचार रखती है, तो हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमने वहाँ के जिला कलेक्टर को लिखा हुआ है कि वो ज़मीन आवंटित करें, लेकिन जो मापदंड हैं जिलों के अंदर, तहसील के अंदर, पंचायत के अंदर जो खेल की सुविधाएं हैं, उस मापदंड के अंदर मैं माननीय सदस्य का ध्यान खींचना चाहूँगा पॉइंट 3.7 कि क्या प्राथमिकता होगी राजस्थान राज्य के अंदर स्टेडियम्स बनने की। उसमें पहली प्राथमिकता है जहां लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए और विधायक और सांसद कोटा उसके अंदर शामिल हो, ये पहली प्राथमिकता है। हो जाएगा, पर कितना मुझे जवाब भाई देना आप ये कहो पूरा का पूरा विधायक कोटा लगा दो, वो तो संभव नहीं है। इसके अंदर कोई मापदंड तो होगा। अध्यक्ष महोदय, विराजो अध्यक्ष महोदय, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और मैं बोल रहा हूँ विराजो, उत्तर तो सुन लो। अरे उत्तर तो सुन लो। मैं सीधे बता देता हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही मंत्री है। उत्तर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं सीधे बता देता हूँ कि 25 करोड़ माननीय विधायक को मिलता है, मैं तो केवल 4% मांग रहा हूँ इन्हीं के जिले के युवाओं के लिए। 4%, 1 करोड़ दे दीजिए, हम आपका एक अलग से स्टेडियम हम तैयार कर अगला लेंगे। प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि रूपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष जी, उत्तर मुझे मिल गया है। प्रश्न संख्या 103 उत्तर मिल गया है। बोलिए, प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, गंगानगर जिले में, गंगानगर शहर में जिस तेजी से भूजल लेवल बढ़ रहा है और जो समस्याएं उस भूजल से उत्पन्न हुई है, गंगानगर शहर में वाटर लेवल 3 से 4 फुट पर आ गया है, जिसकी वजह से घरों में, बेसमेंट में, अंडर ब्रिज में आए दिन पानी भरता है और मोटर से निकालना पड़ता है, और कहीं तो 0 लेवल पर वाटर लेवल आ गया है जहां खेती करना संभव नहीं है। अगर सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया तो गंगानगर जिले में पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रश्न पूछो। तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही प्रश्न है, क्या सीएम के बचाव के लिए सरकार के पास कोई योजना है तो क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सेम की समस्या का गंगानगर जिला जो कि पंजाब से सटा हुआ जिला है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, ये इस विधानसभा में कुल 6 विधानसभा है पूरे जिले में। इनमें 3 विधानसभा में सेम से प्रभावित है, विधानसभा रायसिंह नगर, विधानसभा सूरतगढ़ और विधानसभा करणपुर। श्री गंगानगर जिले में सेम की समस्या के मुख्य कारण है सतह से कम गहराई पर क्ले एवं कंकर फॉर्मेशन के हार्ड पैन पर नहरों के रिसाव एवं बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। एक दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, पंजाब के मुक्तसर जिले जो बॉर्डर पे है, लगभग 15-20 वर्षों से जलस्तर ऊपर आने की समस्या पंजाब से चालू हुई है, क्योंकि वहाँ रेगुलर मैक्सिमम बाढ़ आते रहते हैं। धीरे धीरे ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा में तरफ बढ़कर मुक्तसर अबोर के बीच में गत लगभग 5-10 वर्षों में बाढ़ में अबोर गंगानगर के बीच में हो गई है। ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ने से गंगानगर में कुछ जगहों पर जलस्तर ऊपर हुआ। इस वर्ष सतलज रावी व्यास नदी में गत वर्ष में पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से करणपुर में भी बाढ़ के जलभराव की स्थिति बनी है, जिसमें गंगानगर बढ़ी है। और एक सबसे बड़ा कारण है कि जो पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर एक पूरी। अध्यक्ष जी, ये जवाब तो आ गया, इन्होंने दे दिया है, कोई समाधान है? समाधान भी बता रहे हैं, समाधान बताएं। कारण जो, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से यहाँ मैक्सिमम हुई है, पूर्वी साथ की नहर की बॉर्डर के साथ साथ होने के साथ पानी का रिसाव हुआ है, क्योंकि नहर पाकिस्तान के खस्ता हालत की वजह से